नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस ऑफ 2019 एंड 20। 2019-20 के जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हमारे पास हैं उस लेजिस्लेशन के बारे में हम कुछ लीगल एंगल जो इनका है इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम जानकारी आपको देंगे, ताकि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का एग्जामिनेशन है उसमें करंट इवेंट का जो सेक्शन होता है उसमें आपको हेल्प हो सके। पहला जो हमारे पास अमेंडमेंट है वो है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके बारे में आप लोग जरूर सारे लोग जानते होंगे कि आखिर ये क्या है। बेसिकली इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला तो यह है कि पास्ड बाय द राज्यसभा एंड लोकसभा 2019 में। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्ट की बात करते हैं तो पहले वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के ही वो महामहिम राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाता है, और उसके बाद वहां से एसेंट मिलने के बाद फिर उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है और उसके बाद वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है। और इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट साइन इट ऑन दिसंबर 2019। ये सब डेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रेसिडेंट साइन करते हैं वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते हैं। एसेंट टू द बिल्स, ये आर्टिकल 111 जब आप देखेंगे तो वहां पे पाएंगे कि इस तरीके का प्रोविजन वहां पे दिया गया है। अगला जो पॉइंट इस बिल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ग्रांट्स सिटीजनशिप। किसको ग्रांट करता है ये सिटीजनशिप, उसके बारे में पहला तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, सिख होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जैन्स होंगे या फिर पारसी होंगे। इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि होंगे तो इनको इस न्यू सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको यह भी मैं बताता चलूं कि जो सिटीजनशिप है ये पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आप जाकर के आर्टिकल 5 से लेकर के यदि आगे 11 तक देखेंगे तो यहां पे आपको सिटीजनशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जब भी आप ये अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ें, जरूरी है कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आप एक बार देख लीजिए। वहां पे सिटीजनशिप क्या होता है इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं कि सिटीजनशिप का जो राइट है लॉ बनाने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंटर बना सकती है, मतलब यूनियन लिस्ट 1 में है और इसीलिए पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाती है। तो ये जो मैं बात कर रहा था हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ये किस कंट्री के होंगे इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग? ये होंगे अफगानिस्तान, देखिए यहां पे लिखा गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के होंगे। हु हैड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। 2014 31 दिसंबर के पहले यदि ये आ गए हैं भारत में तो इन पे ये क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अगला यह है कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो यहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है इनमें से कौन से एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा। देखिए यहां पे देखिए, पहला त्रिपुरा है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा असम है और चौथा मेघालय है। ये 4 राज्य जो हैं उनके ट्राइबल एरियाज पे ये जो है एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी कि आखिर 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जिक्र की गई है। जब मैं शेड्यूल का लेक्चर ले रहा था तब मैं आपको डिटेल में हर एक शेड्यूल के बारे में बताया था, आप जाकर के वहां पे रिवाइज कर लीजिए। ये जो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं ये इन तमाम एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं है। एरियाज दैट फॉल अंडर द इनर लिमिट नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 विल आल्सो बी आउटसाइड द एक्ट्स परफ्यू। तो ये चीज आपके जानकारी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से रिलीजन जो हैं ये सिटीजनशिप एक्ट में इंक्लूड करे गए हैं। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन से रिलीजन ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड करे गए हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया था, इसीलिए इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ था हमारे कंट्री में, बहुत सारी चीजें हुई थी और ऐसा माना गया था कि ये जो एक्ट है वो सही से नहीं लाया गया है, इनका इल मोटिव है। हालांकि ये अभी विचाराधीन है, न्यायालय के पास है। जो भी न्यायालय का निर्देश आता है उसे हमें पालन करना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको यह समझना है, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का ये चांस है कि हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी इसमें इंक्लूडेड हैं और कौन से कंट्री के होने चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर ये तो बिल्कुल अच्छा एक्ट है, हिंदू जो प्रताड़ित हैं देश विदेश में उनको हमारे यहां लाने के लिए बहुत जरूरी था एक्ट लाना, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये सही तरीके से एक्ट नहीं लाया गया है, आर्बिट्ररी है और इक्वालिटी की बात नहीं करता है। क्योंकि
इसमें मुस्लिम लोग इंक्लूडेड नहीं हैं। तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कई लोग ये कहते हैं कि ये एक्ट जो है ये मालाफाइड है, ये एक्ट को खत्म कर देना चाहिए जुडिशरी को, और उसके पीछे रीजन ये देते हैं कि ये जो इक्वलिटी की बात होती है वो नहीं है। और जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में हम ये कहते हैं कि देयर मस्ट नॉट बी एनी आर्बिट्ररी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और यदि आर्बिट्ररी लॉ पार्लियामेंट बनाना शुरू कर दे तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, वो तमाम लेजिस्लेशन को खत्म कर देना चाहिए। यहां पे कहते हैं कि आर्बिट्ररी है क्योंकि इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं करा गया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी सवालात हैं जो पूछे जा सकते हैं कि जैसे यहां पे 3 देश के बारे में बताया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें श्रीलंका क्यों नहीं है, भूटान क्यों नहीं है, नेपाल क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि और सारी चीजें क्वेश्चन हो सकता है। कई लोग क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि ये जो आपने डेट लिखा है 31 दिसंबर 2014, ये किस बेसिस पे लिखा है? कहीं कोई आपके पास कोई रीजन, कोई रैशनल जस्टिफिकेशन है इसका? यदि नहीं है तो क्या रैंडमली आपने चूज कर दिया इसको? आखिर ऐसा क्यों? और यदि इस पे इस तरीके के आर्गुमेंट कोर्ट में होंगे और उसके बाद ये डिसाइड करा जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर एक्ट है वो आर्बिट्ररी है या नहीं है, फिलहाल के लिए हमें इसे कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता रखा है। आप इसको शेड्यूल 6 वाला जो बात मैंने बताया वो भी चेक कर लीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो एक्ट हमारे पास है वो है एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट 2019। एसपीजी का नाम आपने जरूर सुना होगा। एसपीजी एक ऐसा ग्रुप है, एक समूह है आर्म फोर्सेस का, जिसमें वो नेताओं को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया है 2019 में। वो क्या अमेंडमेंट है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कहता है कि द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एसपीजी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर पीएम्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। चूंकि प्रधानमंत्री हमारे कंट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो किसी पार्टिकुलर देश के अगेंस्ट हो, किसी पार्टिकुलर समुदाय के अगेंस्ट हो, किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्री के अगेंस्ट हो, तो इसमें हाईली प्रोबेबल है कि इनको थ्रेट आ सकता है, परेशानी हो सकती है, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, और यही कारण है कि इनको सिक्योरिटी का जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। और एसपीजी जो है ये प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जितने भी डायरेक्ट रिलेटिव होते हैं प्रधानमंत्री के, उनके लिए ही एसपीजी का गठन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिस बिल अमेंडेड द एसपीजी एक्ट 1988 में जो ये एक्ट बनाया गया था उसमें अमेंडमेंट की बात करता है। Under this act, the SPG provides security to the Prime Minister and his immediate family members. Prime Minister को भी और immediate family members को भी provide करता है। It also provides security to the former PM and their immediate family members for a period of 1 year. ये जो है 1988 का एक्ट है, 1 year from the date on which they cease to hold the office. जिस दिन से वो अपने ऑफिस से रिटायर होते हैं उससे 1 साल तक इसमें प्रावधान था कि एसपीजी उनको प्रोवाइड करे सिक्योरिटी, और उसके बाद यदि सिक्योरिटी की जरूरत है तो उसके बाद क्या कहता है, बियॉन्ड दिस पीरियड, मतलब 1 साल के बाद भी यदि चाहिए, द एसपीजी सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ थ्रेट एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि थ्रेट है या नहीं है, किस मैग्नीट्यूड का थ्रेट है, और उसके बाद इनको दिया जाता था। ये 1988 का जो एसपीजी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है द थ्रेट मस्ट, क्या होगा, थ्रेट कैसा होगा, इमिनेट्स फ्रॉम अ मिलिट्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑफ अ ग्रेव एंड कंटिन्यूइंग नेचर। इस तरीके का यदि थ्रेट है तो ऐसा माना जाएगा कि 1 साल से ज्यादा इनको दिया जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, ये कैसे चेंज हुआ, उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये तो 1988 का जो एक्ट था उसमें इस तरीके के प्रोविजंस थे, लेकिन अब समय को चेंज किया गया, टाइम फ्रेम को चेंज किया गया। क्या चेंजेस हुए हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। The bill amends this provision to state that the SPG will provide security to the PM and members of the immediate family residing with him। देखिए ये बात है, इसमें क्या चेंज किया गया, residing with him at his official residence। ऑफिशियल रेजिडेंस में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी लोग डायरेक्ट इमीडिएट फैमिली वाले होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे अब ये सिक्योरिटी। आगे कहता है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी फॉर्मर पीएम एंड हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स रिसाइडिंग विथ हिम एट द रेसिडेंस अलॉटेड टू हिम। रेसिडेंस अलॉटेड टू हिम, ठीक है। आगे कहता है कि दिस सिक्योरिटी विल प्रोवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। देखिए यहां पे चेंज करा गया है 5 years, इसलिए क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा। 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द पीएम। तो रिसेंटली जो ये प्रोविजन लाया गया है कि 5 साल तक अब इनको दिया जाएगा, जिस दिन से ऑफिस वो छोड़ेंगे उसके 5 साल तक इनको दिया जाएगा। द सिक्योरिटी विल प्रोवाइड
फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और यही इसमें चेंज करा गया है कि 5 साल तक अब उनको दिया जाएगा। आगे कहता है कि द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द एसपीजी सिक्योरिटी इज विड्रॉन फ्रॉम द फॉर्मर पीएम इट विल ऑल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अनलेस द लेवल ऑफ थ्रेट फेस्ड बाय इमीडिएट फैमिली मेंबर्स वारंट सच सिक्योरिटी। ये जो एक्ट था 1988 का, उसमें यह कहा गया था कि द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द एसपीजी सिक्योरिटी इज विड्रॉन फ्रॉम अ फॉर्मर पीएम इट विल बी ऑल्सो विड्रॉन फ्रॉम हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अनलेस द लेवल ऑफ थ्रेट। देखिए यहां पे प्रोवाइजो था, क्या है प्रोवाइजो, आप यहां पे चेक कीजिए, अनलेस द लेवल ऑफ थ्रेट फेस्ड बाय द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स वारंट सच सिक्योरिटी। अब ये जो बिल है इसमें क्या कहता है द बिल रिमूव्स दिस कंडीशन टू स्टेट दैट इफ द एसपीजी सिक्योरिटी इज विड्रॉन फ्रॉम अ फॉर्मर पीएम इट विल ऑल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। अब यदि एसपीजी सिक्योरिटी यदि फॉर्मर पीएम से हटा लिया जाता है तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स से भी हटा लिया जाएगा। इस तरीके का प्रोविजंस हम एसपीजी अमेंडमेंट में देखा है और उसके बाद जो रिलेवेंट चीजें इसमें यह है कि 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो चीज है, और दूसरा यह है कि यदि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से ये जो सिक्योरिटी है इसको ले लिया जाए तो उनके तमाम इमीडिएट फैमिली मेंबर से भी ले लिया जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोविजन है वो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे इसके बारे में एक अमेंडमेंट लाया गया है और उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इट मेड चेंजेस टू द नंबर ऑफ जजेस। टोटल नंबर पहले कितना था, ये कितना था, 30+1 था, ठीक है, 30+1 था, लेकिन अब क्या किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है, अब इसको 33+1 करा गया है। चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि इंक्रीज टू 33 फ्रॉम द 30, ठीक है, 30 से लेकर के इनको इंक्रीज करके 33 कर दिया गया और एक जो है वो सीजेआई होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो 33+1 कितना हो गया, 34। नाउ क्या है, 33+1 सीजेआई कितना हो गया, टोटल नंबर 34। ये बात आप याद कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, 34 होंगे। उसके बाद कहता है फाइंड आउट नेम ऑफ सीजेआई। आप जब ये सब क्वेश्चन आए तो आप नाम जो है सीजेआई का वो देख लीजिए कौन है। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे यहां पे लिखा हुआ है। कितने नंबर के, ये 47th जो है ये सीजेआई है, आप चेक कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो है 47th है, 46th है, 45th है, और उसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। एक बार चेक कर लीजिए, ये 47th सीजेआई है। चलिए जब बात हो रही है जजेस की और सीजेआई की तो कॉलेजियम का बात करना भी मुनासिब होगा। कॉलेजियम एक ऐसा ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं इसमें, और ये निर्धारित करते हैं कि कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट करा जाए और कौन से जजेस का ट्रांसफर करा जाए। एक जगह से दूसरे जगह जब जजेस का ट्रांसफर होता है ऑब्वियसली गवर्नमेंट निर्धारित नहीं करती है, ये जो है कॉलेजियम की सिफारिश होती है और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है और उसके बाद उसमें लॉ मिनिस्ट्री अपना काम करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो रिटायरमेंट एज है जजेस का वो 65 ईयर्स है। इस बात को नोट कर लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की यदि बात करेंगे 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट का ये घट करके 62 हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट सीजेआई कौन रहे हैं यहां पे जाकर के आप चेक करिए, ठीक है, एच.जे. कानिया साहब रहे हैं, पहला सीजेआई वो हैं। कई बार क्वेश्चन फर्स्ट से पूछा जाता है। सैलरी की बात करें 2,80,000 पर मंथ इनका सैलरी होता है, बाकी अदर जो भी चीजें होती है वो तो अलग बात है। इसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट अभी कितने हैं आप यहां पे इसको जाकर के चेक कीजिए। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है 25 के आसपास होंगे, आप चेक कर लीजिए। और यदि 25 हैं तो सबसे मोस्ट रिसेंट कौन से हाई कोर्ट हैं ये जाकर के आपका होमवर्क है, आप चेक करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोविजन हमारे पास है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई में क्या चेंजेस करे गए हैं इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरटीआई एक्ट बहुत जरूरी एक्ट है और इस तरीके का एक्ट जो है जनरल पीपल को, जनरल मासेस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई और गवर्नमेंट ऑफिस से भी आप इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो ये जो है द आरटीआई एक्ट जो है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कब लाया गया, 2005 में लाया गया। जब आप इस एक्ट को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं जिनके पास आप अपील करते हैं। यदि आपको ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, डिले किया गया है और अन्य तरीके का प्रॉब्लम आप फेस किए हैं तो आप जाकर के इनसे मिल सकते हैं, इनको लेटर लिख सकते हैं, इनके पास आप अपील कर सकते हैं और उसके बाद जो है चीजें आपको सही तरीके से करी जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये बहुत ही खास तरीके से बनाया गया था और इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक जो जनरल पीपल यदि कोई इंफॉर्मेशन सीख करना चाहे तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उनको मना नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो यहां पे ऐसा माना गया था कि ये जो पोजीशन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का इन पे कोई भी प्रेशर नहीं हो। लेकिन इस पार्टिकुलर एक्ट में ये चीज को डाइल्यूट करा गया है और अब क्या हुआ है आप अब देखिए, कहता है द एक्ट स्टैंड अमेंडेड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड देयर सैलरीज अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यह है कि इनका जो सैलरी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत तरीके का मूव है, एक डाइल्यूशन है हमारे आरटीआई एक्ट में। इससे क्या होगा, कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी होंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा पाएगा, क्योंकि इनको डर रहेगा अपने सैलरी को बचाने का, अपने अलाउंस को बचाने का और जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब आप सेपरेशन की बात करते हैं, जब आप इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इन तमाम चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट आसानी से नहीं कर पाए। यही चीज आप जजेस को देखते हैं, जजेस के सैलरी, उनके ट्रांसफर, उनके अलाउंस को सेंट्रल गवर्नमेंट जब मर्जी आए वो नहीं कर सकता जज। ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंट यदि कोई फंक्शन करना चाहे तो ये जरूरी है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। लेकिन इस तरीके का प्रोविजन यदि आप लाते हैं तो ये आपके मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक्ट जो है वो सही नहीं है। बाकी चूंकि माननीय पार्लियामेंट ने इसे पास करा है तो हमें यह मानना होगा। तो ये चीज अलग है कि हमारा जो व्यू है उससे अलग हो सकता है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, उसके समर्थन में हो सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि यदि माननीय पार्लियामेंट ने किसी चीज को पास करा है तो अब इसी बात है उन तमाम लॉज का रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्ट हमारे पास है वो है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये कहता है कि प्रीवियस एक्ट जो था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का था और उसके बाद ये 2019 में इसको अमेंड करा गया है। इसमें बेसिकली आप एक्ट के बुनियाद को समझिए। ये जो एक्ट है बेसिकली क्या कहता है कि यदि अनलॉफुल एक्टिविटीज होगा तो उनको कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में बताता है कि यदि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के खिलाफ कुछ ऐसा करने की साजिश कर रहा है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सप्रेस करेंगे, उनको पकड़ेंगे, जेल में बंद करेंगे, ताकि ये सारी चीजें सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात होगी और इन सारी चीजों में एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो अब इसमें अमेंड करा गया है। अब इस पार्टिकुलर एक्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल को भी इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब यह हुआ कि यदि कोई इंडिविजुअल अब स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोले तो उनको भी इस पार्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से यहां पे किसी ना किसी तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी को जरूर धक्का पहुंचा है इस तरीके के प्रोविजन से। अब कहता है कि नेम ऑफ इंडिविजुअल वाज एडेड फॉर द वर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट इज बोथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल। तो यहां पे कई बार क्रिटिसिज्म हुआ है इस पार्टिकुलर एक्ट का। और क्यों क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है किस चीज को, इट डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच। यदि आप इस तरीके का एक्ट लाएंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं आर्टिकल 19 में, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मायना नहीं रह जाएगा। और इसीलिए ये जो तमाम तरीके के एक्ट हैं इनको क्रिटिसाइज करा जाता है कि गवर्नमेंट जानबूझ करके क्या कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो दायरा है उसको कम करने का प्रयास कर रही है और इंडिविजुअल को ये मजबूर कर रही है कि वो कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोले, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, ताकि डेमोक्रेसी अलग तरीके से, अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके। यदि आप इंडिविजुअल चॉइसेस को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के बाद में वो एक्सप्लोड होगा और फिर इस तरीके से एक्सप्लोड होगा जिसको कोई नहीं रोक पाएगा और डेमोक्रेसी का नुकसान होता है। तो इस पार्टिकुलर एक्ट से किसी भी इंडिविजुअल को अब पकड़ा जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को अब प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। इस तरीके के जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, डेमोक्रेसी में ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए और यदि हो भी तो बहुत ही लास्ट रिसोर्ट में इसको यूज करा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रोविजन हमारे पास है वो है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। ट्रिपल तलाक के केस से ये मशहूर है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कहता है द एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन एंड प्रोहिबिट्स डिवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक बाय देयर हस्बैंड्स एंड प्रोवाइड्स फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। मतलब ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जितने भी मामलात होंगे ये पार्टिकुलर एक्ट में डील किया जाएगा। और इसमें कहता है कि ये जो ट्रिपल तलाक, जब आप लगातार तलाक 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 कहते हैं और आप तलाक देते हैं तो इस तरीके का तलाक जो है वो जायज नहीं माना जाएगा। और कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। 3 साल तक के लिए क्या हो सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यदि आप
प्रोनाउंसमेंट करते हैं तलाक 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 ट्रिपल तलाक का, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब कहता है कि द ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल। ये किस तरीके का ऑफेंस है, इस बात को भी आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है मैंने कई दफा आपको बताने का प्रयास करा है, तो आप इसको चेक कर दीजिए। आगे कहता है कि हु कैन लॉज एफआईआर। इस तरीके के मामलात होंगे तो आखिर एफआईआर लॉज कौन करेगा। पहला जो है वो कहता है मैरिड वुमेन, जिस औरत को तलाक दिया गया हो वो कर सकती है एफआईआर लॉज। और दूसरा है पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड और मैरिज। किसी तरीके से यदि ब्लड से रिलेटेड है कोई पर्सन तो उसके बिहाफ पे वो भी जाकर के एफआईआर लॉज करा सकता है। आगे है कि ये जो पूरा का पूरा ऑफेंस है प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है मैंने आईपीसी के लेक्चर में, सीआरपीसी के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो यहां पे कहता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस एट द इंस्टेंस ऑफ द मैरिड मुस्लिम वुमन विथ द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब के परमिशन से यदि चाहे तो जिनको तलाक दिया गया है वो इस पे समझौता कर सकते हैं, जैसा भी टर्म्स एंड कंडीशन हो वो मजिस्ट्रेट साहब निर्धारित करेंगे। उसके बाद ये जो ऑफेंस है वो नॉन वेलेबल इन नेचर है, बेल आसानी से नहीं मिलेगा। मतलब नॉन वेलेबल की जब हम बात करते हैं तो जो बेल होता है वो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, ये क्या होता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन येट इट इज इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। कहता है दिस इज एन एक्ट टू फर्दर अमेंड द पर्सनल लॉज फ्रॉम अमॉन्ग द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स द वर्ड और लिप्रोसी वाज ओमिटेड फ्रॉम ऑल द एक्ट्स। जितने भी पर्सनल लॉज हैं जिसमें डिवोर्स का एक ग्राउंड लिप्रोसी को बनाया रखा था वो लिप्रोसी को अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि शुरुआती दिनों में लिप्रोसी जो था वो एक लाइलाज बीमारी था, इसका इलाज संभव नहीं हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस अब ये क्या है, ये ट्रीट किया जा सकता है, ये ट्रीटेबल है, ये क्या कर सकते हैं, ये क्यूरेबल है एक तरीके से कहा जाए तो। और इसीलिए अब ये ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स नहीं माना जाएगा। यदि लिप्रोसी हो गया है और इसके ग्राउंड पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो है लिप्रोसी ट्रीट किया जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है। इसीलिए ये पार्टिकुलर अमेंडमेंट के जरिए उसको हटा दिया गया है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसी पार्टिकुलर एक्ट के जरिए इसको इंक्लूड करा गया है। उसके बाद कहता है कि रिजर्वेशन टू एडमिशन इंक्लूडिंग एडमिशन टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड। तो ये जो हम एडमिशन की बात करते हैं उस एडमिशन में कैसा एडमिशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात। कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया हो या प्राइवेट के द्वारा रन किया गया हो। चाहे प्राइवेट यदि हो तो वो एडेड है गवर्नमेंट से तो भी चलेगा, नॉन एडेड यदि नहीं है अनएडेड है तो भी वो चलेगा। मतलब किसी भी तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां पे इस तरीके का प्रोविजन जो ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट है 10% रिजर्वेशन की बात जो की गई है वो दी जाएगी। ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है उसके जरिए ये लाया गया है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मैंने आपको आर्टिकल 29 और 30 जब बता रखा था तब मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है उनका फंडामेंटल राइट है। जब हमने कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात की थी आर्टिकल 29 और 30 में, मैंने बताया था कि ये एक फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज का और इसीलिए उनको यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को नहीं टच करा गया है ईडब्ल्यूएस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रिजर्वेशन टू अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस अदर देन सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एससी और एसटी व्हिच वुड बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। मतलब ये हुआ कि जो ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट है 10% रिजर्वेशन का, जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन का कंसेप्ट था उसमें इन एडिशन टू है, उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करा गया है और एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन की बात करी गई है। तो है 10%, मैक्सिमम 10% है, ये चीज को आप याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 फॉर एडमिशन एंड 16 आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 फॉर एम्प्लॉयमेंट ये इंट्रोड्यूस करा गया, इसको डाला गया। आप जाकर के जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 को देखेंगे और 16 को देखेंगे तो वहां पे जाकर के 15 का सब क्लॉज 6 और 16 का सब क्लॉज 6 मिल जाएगा, जिसमें से इस तरीके की बातें वहां पे की गई होगी। कुछ नोट है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। पहला है कि नॉर्मली टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, टोटल 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कई बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ऐसा कहा गया है, इफ एट ऑल इट इज नेसेसरी टू गिव मोर देन 50% रिजर्वेशन इट हैज टू बी शोन थ्रू डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो स्टेट ये शो करे कि वहां जो लोग हैं वो ज्यादा
रिजर्व क्लास के लोग हैं, इसलिए उनको ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत होती है। यदि वो शो कर पाते हैं तो उस स्थिति में जो 50% का जो सीलिंग है उसको क्रॉस करा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस यदि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं इसके समरी को। चलिए, अगला जो प्रोविजन हमारे पास है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। ये जो एक्ट है इसमें द एक्ट अमेंड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन सीट है उसके बारे में अमेंडमेंट करे गए हैं। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय नॉमिनेशन। ये बात आपको पता है कि 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन होता है। अब आपको यह भी पता करना है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कितने मेंबर का नॉमिनेशन होता है बेसिकली, और इस पार्टिकुलर एक्ट के आने के बाद अब नॉमिनेशन की जो बात हम करेंगे उसको खत्म कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 70 years since the enactment of the constitution and will expire on January 25, 2020। तो ये जो प्रोविजन है ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 334 में। आर्टिकल 334 को आप चेक करेंगे तो वहां पे ये प्रोविजन मिल जाएगा कि ये जो दोनों एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है इस तरीके का प्रोविजन जो है आपको आर्टिकल 334 में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि एसटी एससी के रिजर्वेशन की बात करी गई है और एंग्लो इंडियन के जो कम्युनिटी है उनकी नॉमिनेशन की भी बात करी गई है। उसमें कहता है कि दिस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 70 years, 70 साल के लिए ये करा गया था, लेकिन अब इस पार्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करा गया है। क्या कहता है, दिस एक्ट सीक्स टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर एसटी एससी बाय अनदर 10 years। तो एससी एसटी का जो यहां पे रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल के लिए। अब ये 2030 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो दूसरा चीज था, जो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थे उनके नॉमिनेशन की बात करी गई थी उसमें कोई भी चेंज नहीं करे गए, मतलब वो जो है इसी साल खत्म हो गया, मतलब आगे से एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं होगा। क्या कहता है, बट द बिल डज नॉट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर व्हिच मींस दैट नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस विल इफेक्टिवली एंड बाय Jan 25, 2020। तो मतलब ये ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब जो है एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा वो अब नहीं हो पाएगा। आगे कहता है कि द रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस इज वेरी मिनिमल स्ट्रेंथ ऑफ द एंग्लो इंडियन इन इंडिया। 296 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियंस हैं और इसीलिए इनको कोई खास रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है और इसीलिए ये जो नॉमिनेशन है अब ये नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि इसको बंद कर दिया गया 104th अमेंडमेंट के द्वारा। ये जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट है इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल 334 को देखना होगा। आप जाकर के एक बार 334 आर्टिकल को जाकर के चेक कीजिए, वहां पे ये प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे और उसके बाद क्या अमेंडमेंट किए गए हैं ये भी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसको हम किसी और लेक्चर में डील करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।